नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वीकली इस साइंस की करंट अफेयर में। तो देखते हैं कि एक वीक की बहुत सी महत्वपूर्ण जो आपकी साइंस न्यूज़ हैं वो कौन सी हो जाती हैं। शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हो कि वीकली करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं, तो ये आपकी 24 to 30 नवंबर की करंट अफेयर होने वाली है, यानी कि आपकी नवंबर मंथ की वीकली करंट अफेयर समाप्त हो चुकी है। इसमें हम 5 टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। K4 मिसाइल, नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स, किडनी में याददाश्त होती है, एंड दिस इज ट्रू। यस, आगे बात करते हैं अटल इनोवेशन सिस्टम एंड रेलवे का नया कवच सिस्टम आखिर क्या हो जाता है। चलो K4 मिसाइल की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS अरिघाट से K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ये परीक्षण बंगाल की घाटी में विशाखापट्टनम के तट पर किया गया। ठीक है, ये एक परमाणु सक्षम पनडुब्बी में प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल होती है और इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसकी दूरी की बात करें तो 3500 किलोमीटर हो जाती है। K4 एक ठोस ईंधन वाली आपकी मिसाइल है। इसकी लंबाई 10 मीटर है, इसका वजन 20 टन हो जाता है, 20 टन का वजन है और व्यास इसका 1.3 मीटर हो जाता है। ये 2 टन पेलोड अपने साथ ले जा सकती है, यानी कि युद्ध की सामग्री वगैरह ये सारी चीजें ले जा सकती है। ये परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है आपकी कौन सी, INS अरिघाट। इसका निर्माण विशाखापट्टनम स्थित भारतीय नौसेना के जहाज निर्माण केंद्र द्वारा किया गया है। लंबाई 111.6 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर और विस्थापन इसका 6000 टन का है। इसमें एक 7 ब्लेड वाले जो प्रोपेलर है, जो दाब युक्त जल रिएक्टर द्वारा संचालित होते हैं, वो इसमें लगा होगा। ये सतह पर 22 से 28 किलोमीटर पर आवर तथा पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है, यानी कि पानी में ज्यादा स्पीड है। ये टॉर्पीडो, बारूदी सुरंगों और परमाणु हथियार से ले जा सकते हैं हम इसको। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी हो जाती है और इसे वर्ष 2018 में डिजाइन किया गया था। एंड दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, याद रखना भाई कि INS अरिहंत है भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी। कब डिजाइन हुई थी, 2018 में। आगे बात करते हैं यहाँ पर नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स के बारे में, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि सेकंड हमारा ये हो जाएगा। देखिए, इस इंडेक्स में भारत का स्थान अच्छा हो गया है और भारत ने 11 स्थानों की यहाँ पर छलांग लगाई है और शीर्ष 50 देशों में शामिल हो गया है। यहाँ पर इसका 49th प्लेस हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो 2023 की बात करें तो ये 60वें स्थान पर था, लेकिन 2024 में हम 49 पर पहुंच चुके हैं। वर्ष 2024 में अपने नवीनतम संस्करण में रिपोर्ट ने 4 अलग अलग स्तंभों, प्रौद्योगिकी, लोग, शासन और प्रभाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर 133 देशों में आपका ये जो इंडेक्स है वो जारी किया था। 133 देश में शामिल थे और हम 49th प्लेस पर इसमें हैं। ठीक, इसमें कुल आपके 54 मापदंड थे। भारत की स्थिति, तो भारत ने ना केवल अपनी रैंकिंग में सुधार करी है, बल्कि जो नंबर्स मिलते हैं यानी कि अंक हैं उसमें भी सुधार हुआ है। 2023 में हमारा स्कोर 49.93 था, जबकि 2024 में 53.63 स्कोर है। भारत ने HI वैज्ञानिक प्रकाशन, AI प्रतिभा की सघनता और ICT जो सेवा है उसके निर्यात में पहला स्थान हासिल किया है। निम्न मध्यम आय वाले देशों के समूह में भारत वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर आ जाता है। भारत ने तकनीकी नवाचार और डिजिटल परिवर्तन का उल्लेखनीय ताकत के साथ महत्वपूर्ण डिजिटल प्रगति को प्रदर्शित किया है। डिजिटल इंडिया ने प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार किया है। इसके परिणाम स्वरूप इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 25.1 करोड़ से बढ़ करके नाउ इन इंडिया 94.4 करोड़, विच इज ह्यूज नंबर। ठीक है, चलिए नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं कि कौन पब्लिश करता है। तो इसका प्रकाशन पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट एंड सैड बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा किया जाता है। उद्देश्य क्या है कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी द्वारा पेश किए गए अवसरों का फायदा कौन देश कैसे ले पा रहा है वो यहाँ पर दर्शाना है। नेक्स्ट आते हैं किडनी में होती है याददाश्त के बारे में बात करेंगे। और किडनी में कहा गया है कि कुछ ऐसी आपकी कोशिकाएं होती हैं जो कि आपकी याददाश्त को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। आगे बात करते हैं, विज्ञान कहता है कि यादें मस्तिष्क और न्यूरॉन से जुड़ी हुई होती हैं। शोध में पता चला है कि किडनी में मौजूद जो कोशिकाएं होती हैं वो कुछ हद तक आपके पैटर्न्स को पहचान सकती हैं और जानकारी आपकी याद रख सकती हैं। रिसर्च में क्या पता चला है कि किडनी की कोशिकाएं मास्ट स्पेस इन्फेक्ट का इस्तेमाल करती हैं। ये वह प्रक्रिया है जिसमें एक साथ पूरी जानकारी लेने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में जानकारी को स्टोर करने की ताकत होती है। ये याददाश्त का एक जाना पहचाना पैटर्न होता है जो आपके दिमाग में होता है, एंड सेम पैटर्न इट्स इन योर किडनी। दिमाग से बाहर की कोशिकाओं को जानकारी संभालनी पड़ती है। इसका एक तरीका है कि CREB नामक प्रोटीन जो याददाश्त प्रोसेसिंग में अहम भूमिका निभाता है। यह प्रोटीन सिर्फ न्यूरॉन्स में ही नहीं बल्कि दूसरी कोशिकाओं में भी पाया जाता है और हर
सिर्फ किडनी की क्या मैं बात करूं, यानी कि हर एक बॉडी पार्ट की अपनी एक याददाश्त होती है। ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू। अगर हम हाथ से लिखते हैं, क्यों कहा जाता है कि आप जब कुछ पढ़ रहे हो तो उसको हाथ से लिखो, क्योंकि वो हमारे हैंड की जो याददाश्त है ना वो उसको कवर करती है। यानी कि हम बोल भी रहे हैं, वो भी हमारे माइंड में जा रहा है, लिख जो रहे हैं तो हमारे हाथों की याददाश्त बनती है, यानी कि हम उसको लिखते रहते हैं। तो ये हमारी बॉडी के हर एक पार्ट की अपनी एक याददाश्त होती है, एंड दिस इज डैम ट्रू। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। इस शोध के लिए वैज्ञानिकों ने मानव भ्रूण की किडनी कोशिकाओं में एक आर्टिफिशियल चीज डाली। यह जीन असल में एक डीएनए हिस्से जैसा है जिसे सीआरबी प्रोटीन एक्टिव करता है। ये जीन फायरफ्लाई प्रोटीन की चमकने की क्षमता को यहाँ पर क्या कर देता है, जोड़ देता है। इसके बाद किडनी कोशिकाओं पर रासायनिक पल्स डाले गए जो न्यूरॉन्स की याददाश्त मशीनरी में सक्रिय करने जैसा था। शोध के मुताबिक जितनी ज्यादा रोशनी पैदा होती है उतना ही ज्यादा याददाश्त जीन आपका सक्रिय होता है। शोध का महत्व, 4 बार या फिर 3-3 मिनट की रासायनिक पल्स के बीच 10 मिनट का अंतर देने पर 24 घंटे बाद रोशनी आपकी ज्यादा तेज हुई। इसके बावजूद जब एक बार में 12 मिनट की पल्स दी गई तो रोशनी आपकी कम हो गई। शोधकर्ताओं के अनुसार ये मास्ट स्पेस इफेक्ट है, इसके पहले कभी मस्तिष्क के बाहर नहीं देखा गया था। ये हमेशा मस्तिष्क और न्यूरॉन्स में आपके पाया जाता है, लेकिन शायद गैर दिमागी कोशिकाओं का अगर जटिलताएं कम हो तो वे भी याददाश्त आपकी बन सकती हैं। भविष्य में इस पर रिसर्च की जा रही है और ये रिसर्च आपकी बीमारियों के इलाज में संभव हो सकती है। इसके मुताबिक आपके शरीर की जानकारी को हम वहां पर स्टोर कर सकते हैं और ये किसी भी सेहत के लिए अहम हो सकता है। ठीक है, अच्छा कैसे काम करती है या कितना काम करती है हमारी किडनी? देखिए, ये ब्लड में जो दूषित पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकाल देती है, शरीर में पानी के बैलेंस को बनाती है, कैल्शियम व विटामिन डी को मेंटेन करती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है और यूरिन के जरिए यूरिक एसिड को बाहर निकाल देती है। इसलिए कहते हैं किडनी हमारी सही होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने, ये केंद्र से कर लेना, केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन को मंजूरी दे दी है और इसके तहत 31 मार्च 2028 तक आप देखोगे 2750 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि मजबूत नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत आपका 39 प्लेस पर था। भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा हो जाता है। इसके अगले चरण में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और बढ़ोतरी की संभावना आपको देखने को मिल जाएगी। इसके तहत नवाचार और उद्यमिता के वातावरण में 3 तरीके से इसको मजबूत किया जाएगा: इनपुट बढ़ाना, सफलता दर और थ्रूपुट में सुधार करना तथा आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करना। भारत सरकार द्वारा इसको जो शुरू किया गया था आपका 2016 में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। यह देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना, नए कार्यक्रम नीतियों को विकसित करना, विभिन्न हितधारकों के लिए मंच और सहयोग के अवसर प्रदान करना तथा जागरूकता पैदा करना। रेलवे का नया कवच सिस्टम। देखिए, जब ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं तो उससे कैसे बचा जाए, कैसे उसकी सुरक्षा हो सके, तो उसके लिए आपका रेलवे कवच वर्जन 4.0 सिस्टम लाया गया है। ठीक है, अब इसमें है क्या? तो इसमें देखो कि भारतीय रेलवे स्टेशन सुरक्षा प्रणाली पूरी तरीके से भारत में बनी सुरक्षा प्रणाली आपकी कवच। ये एक डिवाइस है जो ट्रेन के इंजन के अलावा रेलवे के रूट पर भी लगाई जाती है, जो ट्रेन की टक्कर को रोकने का काम करता है और रफ्तार को क्या कर देता है, अपने आप ऑटोमेटिकली नियंत्रित। सिग्नल पासिंग और डेंजर स्थिति को ये रोकता है। आमने सामने, पीछे से तथा साइड से यदि टकराव की स्थिति होती है तो उसका पता लगा लेता है। ये आमने सामने आने पर पहले 3 किलोमीटर पहले ही आपकी ट्रेन रुक जाएगी। लोको पायलट को सिग्नल प्रदान करता है जिससे कोहरे में ट्रेन का संचालन संभव हो सकता है। कैसे काम करेगा? कैब सिग्नलिंग। स्टेशन पर लगी हुई इंटरलॉकिंग के अगले सिग्नल को पढ़ करके उसमें सीधे इंजन को ये प्रदर्शित करेगा। इससे चालक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के सिग्नल पढ़ सकता है। चालक पर निगरानी। कवच लगातार आदर्श ड्राइविंग, प्रोफेशनल तथा ब्रेकिंग की गणना करता रहेगा। जब तक चालक दल इस आदर्श हाइकिंग प्रोफाइल के अनुरूप ट्रेन नहीं चलाता है तब तक कवच कुछ नहीं करता है। जैसे ही चालक दल के कुछ भूल जाते हैं तो ट्रेन आदर्श संचालन की सीमाओं से बाहर जाता है और कवच ऑटोमेटिक ब्रेक से ट्रेन को सुरक्षित रोक लेता है। तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। ट्रेन की अनुमानित रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 किलोमीटर घंटा अधिक होती है तो कवच अलार्म बज जाएगा आपका। ठीक है, अगर 130 से 132 हो गई तो आपका ये अलार्म बजा देगा। ट्रेन की गति अनुमान सीमा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो सामान्य ब्रेकिंग होगी और उससे ट्रेन की रफ्तार अपने आप कम हो जाएगी। 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो पूरी तरीके से ब्रेक लग जाएगा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो आपातकालीन ये आपका ब्रेक लगा देगा।
लेकिन ये जो हमारा कवच सिस्टम है ये थोड़ा महंगा हो जाता है, ठीक है। तो एक लोको में कवच सिस्टम लगाने के लिए लगभग 80 लाख रुपए चाहिए, और किलोमीटर में कवच लगाने के लिए पूरे 1 किलोमीटर में आप करीब आपका 60 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। ये यूरोपियन देशों में बहुत कम है। भारत का यह कवच सिस्टम यूरोपियन देशों के मुकाबले सस्ता और अधिक बेहतर है, लेकिन इंडिया के लिए महंगा हो जाता है। तो ये थी आज की न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।